भारतीय जनता पार्टी तो करती ही है, 50 और पैरेलल संगठन है जो उनके लिए काम करते हैं। उन संगठनों की ताकत को किसी सर्वे में कहीं नहीं आंका जा सकता। क्यों? तो कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हम लोग काम कर रहे थे, वहां पर आरएसएस उतना एक्टिवली नहीं नजर आया, तो चुनाव हार गए। तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए क्या बीजेपी का अपना काम है, वो पॉलिटिकल विंग है उनका, उनके मुद्दे हैं, उनका मैनिफेस्टो है, उनके पास नेता है, सब कुछ है। जो वर्तमान में राजनीति बीजेपी कर रही है, उस राजनीति में हम स्वीकार करें ना करें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो धर्म के आधार पर उन्होंने एक अलग जगाने का काम किया, उसका बेनिफिट उन्हें मिल रहा है। आप हिटलर का जमाना देखो ना, उसने भी तो धर्म के आधार पर ही करा सारा का। क्या पार्टियां पैसा देती हैं और क्या पैसा लेती भी हैं, क्योंकि कई जगह पार्टियां पैसा देती भी हैं, तो डिपेंड करता है। जैसे कपिल मिश्रा ने विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कितने बड़े आरोप लगाए, कितने बड़े आरोप, मतलब उनके ऊपर एक लड़की का पीछा करने का आरोप लगाया, विधानसभा के रिकॉर्ड में ही। तो उन्होंने बताया कैसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी मिलकर के एक लड़की को परेशान कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। ये सब मेरे शब्द नहीं है, ये सब उन्होंने बोला। मेरे को ज्योति बसु जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे पूर्व में, उनसे उनका एक स्टेटमेंट याद है। उन्होंने कहा जब बाबरी मस्जिद या अयोध्या का कांड हुआ तो पूरे देश में दंगे नहीं हुए और बंगाल में नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने कहा क्योंकि बंगाल की सरकार नहीं चाहती थी दंगे। सीधा। ओह वाह, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ये बताने के लिए। कई लोगों ने बोला कि जी मोदी जी ने फॉर्मूला दिया था कि 75 वर्ष में एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाए, और इस साल 2025 में। मैं अगला सवाल मैं यही पूछ रहा था कि जी ये कहा गया भी बीजेपी की तरफ से ही था। 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, क्या वो रिटायर होंगे? देखिए कुछ फार्मूले अपने लिए नहीं होते, वो दूसरों के लिए होते हैं। तो ये फार्मूला मोदी जी पर फिट नहीं होगा मुझे लगता है। वैसे अगर कर देते हैं बाई चांस 0.1% अगर मोदी जी ऐसा कर दें, तो फिर एक उनकी मसीहा की छवि बन जाएगी कि यार कोई व्यक्ति सत्ता छोड़ भी सकता है। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट वरुण खट्टर, और द सोसाइटी स्पीक्स चैनल पर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो हमारा मुद्दा है वो घर घर की आवाज है, वो जन जन की आवाज है। जब एक इंसान सुबह सोकर उठता है, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक चलता है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चाय की टपरी पर एक ही चर्चा होती है, वो है राजनीति। और आज हम देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे। और इस विषय पर गहराई से हमारे को ज्ञान देने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वो इस देश के इकलौते और सबसे पहले गेस्ट हैं जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग देते हैं। जी हां, यह सुन के आपको बहुत अचंभा होगा, पर वो एक इकलौते और ओनली वन है जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने आज तक असंख्य राजनेताओं को, एमएलएज को, एमपीज को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टीज के मैनिफेस्टोस तक वो लिख चुके हैं। तो आइए, आज मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे गेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के संस्थापक हैं और 2006 से अपने काम को निष्पक्ष तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो आइए हम वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट श्री शाहनवाज जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। सर, जहां तक हमने सुना है कि आप जैसे पॉलिटिकल ट्रेनिंग देते हैं जी, हर गुरु का एक गुरु होता। आपके कौन गुरु रहे हैं, और ये आइडिया कहां से उजागर हुआ कि आपने सोचा कि मैं राजनेताओं को ट्रेन करूंगा, क्योंकि ये आइडिया बहुत डिफरेंट आइडिया है। देखिए ऐसा है, बात तो सही है, हर किसी का कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई गुरु होता है, लेकिन ये बदकिस्मती कहूंगा मैं तो अपनी, कि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। तो आचार्य चाणक्य को मैंने अपना गुरु बनाया कि मैं उनसे सीखता हूँ, और वो हम सबके गुरु हैं। बिल्कुल जी। तो फिर लगा कि नहीं, हमें वैसे मेरे एक फ्रेंड हैं जो आईएएस हैं, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, लेकिन हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, रामदास कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। तो मन में था कि सिस्टम को बदलना है, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करना है। तो जब पढ़ा समझा तो जाना कि सब कुछ करने वाले तो पॉलिटिशियंस हैं, और हम आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी, सिस्टम में जाने के बाद भी हम सिस्टम का पार्ट बनते हैं, सिस्टम को बदल नहीं सकते। तो बदलेगा कौन? पॉलिटिशियंस बदलेंगे। तो एक विचार आया कि क्यों ना राजनीति में जाया जाए। फिर लगा कि यार अकेला एक व्यक्ति अगर राजनीति में चला भी गया तो कुछ कर नहीं पाएगा, अकेला। तो क्या करें फिर, कुछ क्यों ना अच्छे लोगों को राजनीति में भेजा जाए। तो एक थॉट आया बस कि अच्छे लोगों को राजनीति में भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, क्या भेजेंगे। फिर क्या आपके मन में कभी ये विचार आया कि बहुत सारे हमारे छोटे प्रांतों से बहुत सारे हमारे नेता हैं
तो देखिए जो सच भी हैं, जो छठी पास हैं, सातवीं पास हैं, जो आज भी अपने सिग्नेचर नहीं कर पाते, वो सिर्फ अंगूठा लगाते हैं जब वो अपना नॉमिनेशन भरना चाहते हैं। क्या ये एक दुखद स्थिति नहीं है हमारे देश की? हाँ, दुखद तो है, तो लेकिन हम कर क्या सकते हैं इसमें? दुखद तो है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें करें क्या? अगर आप ये कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं सिर्फ वही पॉलिटिक्स में आए, तो ये तो अत्याचार हो जाएगा उन लोगों पर जिन्हें आपने पढ़ाया भी नहीं पहले तो, और अब आप कहोगे आप राजनीति में भी नहीं आ सकते। कई जगह किया है सरकार ने कि 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी ग्राम प्रधान बनने के लिए। मैं मानता हूँ वो ठीक नहीं है, क्वालिफिकेशन होनी नहीं चाहिए, और होगी कब? तब होनी चाहिए जब उस गांव में 100% लिटरेसी लेकर के आओ। सरकार पहले तो अपनी जिम्मेदारी से भागती है कि आप सबको शिक्षा नहीं देंगे। जब शिक्षा नहीं देंगे फिर कहेंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं इसलिए आप MP MLA नहीं बन सकते, आप ग्राम प्रधान नहीं बन सकते। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? या तो आप ये कहते हैं कि हमने आपको शिक्षा दी और आपने शिक्षा नहीं ली, और शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी बनती है, मतलब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक शिक्षित बने। तो क्या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इन सिनेरियोस के अंदर जो आपका रोल है वो बहुत जरूरी हो जाता? नहीं, मेरा तो रोल देखिए सारथी का ही है, जो भगवान श्री कृष्ण का रोल था लड़ाई में। मेरा तो कोई बहुत बड़ा रोल रहता नहीं है। मेरा काम तो बैकएंड का रहता है, रणनीति बनाने का, स्ट्रेटजी बनाने का। जो पॉलिटिशियंस में कमियां है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब कभी आपके मन में आया मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या आएगी कि भाई मेरी एब्सेंस में मेरा घर कैसे चलेगा? क्योंकि राजनीति में कमाई तो पहले दिन से होगी नहीं, और यहाँ अगर अदर वे राउंड से कमाएंगे तो बहुत गलत मैसेज जाएगा कि यार ये तो पैसा कमाने आ गया। और जब तक MP MLA नहीं बनते तो पैसा जेब से लगेगा, तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी वो मैं सिखा देता हूँ। फिर आपके अंदर क्या ट्रेड्स होने चाहिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड है कि नहीं है, पॉलिटिशियन सफल होने के लिए कुछ खास गुण चाहिए, वो गुण आप में नहीं है तो फिर उन गुणों को डालना पड़ेगा। सर ऐसे कौन से एक दो गुण अगर आप बताना चाहेंगे? बहुत सारे गुण हैं, देखिए दर्शकों को, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, एक गुण ऐसा है जो 90% गुणों से या 90% वर्तमान लीडरों से आपको बड़ा बना सकता है। वो गुण क्या है? मंच पर अच्छी तरह बोलने की कला। आज अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करें, भले ही हम उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करें ना करें, कुछ ऑडियंस होंगे नहीं, आप तो मोदी जी की तारीफ करें, लेकिन ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो एक अच्छे वक्ता हैं, इसलिए आज जो वहां है। अगर लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए मोदी जी अच्छे वक्ता नहीं होते तो क्या आप या कोई भी और भी या मैं उनकी तारीफ कर रहा होता? नहीं कर रहा होता। तो वो अच्छे वक्ता है, इसको स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? और उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे थे उस समय पर जो उनसे बड़े थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे, लेकिन वो उतने अच्छे वक्ता नहीं बन पाए। और आडवाणी जी का तो चलिए एज का इशू था, और भी इश्यूज थे, उस पर हमारे आगे चर्चा भी करेंगे कि क्या रहा। लेकिन ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी जी माइनस उनका स्पीकिंग स्किल्स, वो उतने मार्क्स नहीं ला सकते, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और हर बीजेपी का कट्टर से कट्टर नेता भी ये बात बोल देगा, और विरोधी भी बोल देगा कि हाँ नरेंद्र मोदी में कुछ है कि नहीं है। मतलब चाहे सच बोले या झूठ, वो डिबेट का विषय है, लेकिन बात को रखने का तरीका, और मैं कहता हूँ ना, बात कहने का सलीका हो अगर इंसान को, दिल तो क्या चीज, पत्थर भी पिघल जाते हैं। अरे वाह! तो मोदी जी ने वो सीखा है। और मोदी जी क्या, कोई भी व्यक्ति, आप भी या कोई भी जो राजनीति में आना चाहता है, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं हर एक को कहना चाहता हूँ, एक गुण जिस पर जरूर मेहनत करना वो ये है, और ये जन्मजात गुण नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता मैं एक अच्छा वक्ता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जन्म से अच्छा वक्ता था। हो ही नहीं सकता। ये एक मेहनत, एक प्रैक्टिस है, करना पड़ेगा, सीखा जा सकता। ये तो एक गुण जिसके बारे में हमने बात करी कि वो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। इसके अलावा ऐसी क्या बीजेपी ने जनाब ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई है मतलब ये समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको हरियाणा का चुनाव का देता हूं। हरियाणा के चुनाव में 3 दिन पहले तक जो रुझान आ रहे थे उसमें बीजेपी कहीं आसपास तक नहीं दिख रहा था। बीजेपी की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो लास्ट के 3 दिनों के अंदर सारे रुझान फेल हो जाते हैं? नहीं, लास्ट के 3 दिन में नहीं होता है। इलेक्शन में कभी भी 1 दिन 2 दिन में कोई पूरा इलेक्शन नहीं बदलता। मतलब स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ, स्टार्टिंग से होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, बहुत लगन से काम करता है। एक एग्जांपल दूं मैं, तो बूथ पर जब वोटिंग हो रही होती है, जिस दिन पोलिंग हो रही होती है, तो बूथ एजेंट को पहुंचना होता है। बीजेपी का बूथ एजेंट सबसे पहले पहुंचता है। जब पोल हो रहा होता है ना, डमी पोल हो रहा होता है, डेमो दिखाया जा रहा होता है, तब भी पहुंच जाता है। कांग्रेस वाला आराम से नाश्ता करेगा, 8-9 बजे आएगा। तो ये फर्क है। प्लस बीजेपी के लिए कौन काम करता है? भारतीय जनता पार्टी तो करती ही है, 50 और पैरेलल संगठन है जो उनके लिए काम करते हैं। उन संगठनों की ताकत को किसी सर्वे में कहीं नहीं आंका जा सकता। क्यों? क्योंकि 2 तरह का प्रचार है, एक खुला प्रचार और एक छुपा प्रचार। भाजपा खुला प्रचार भी बहुत करती है, लेकिन जो छुपा प्रचार, जिसको मैन टू मैन मार्किंग कहा जाता है,
भारतीय जनता पार्टी एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव भी ऐसे लड़ती है जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जाता है। तो कैसे हरा दोगे आप उसको? उसकी स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। और जो उनके समर्थक है वो तो जानते हैं, जो समर्थक नहीं उन्हें जानना पड़ेगा इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के लिए पैरेलल, चाहे आरएसएस हो गया, वीएचपी हो गया, बजरंग दल हो गया, या इसके तरह के और संगठन हो गए, 50 संगठन काम कर रहे होते हैं। तो वो संगठन की ताकत किसी सर्वे में आ ही नहीं पाती। अब जैसे ये कहा जाता है कि 70 साल कांग्रेस ने देश के ऊपर राज किया। 70 तो नहीं, 45 साल, 45 साल चलो कहा जाता है, जैसे एक वो सबकी जुबान पे एक चढ़ा हुआ है 70 साल एक। 70 साल जब एक पार्टी ने चुनाव किया, चुनाव जीते, राज किया, स्ट्रेटेजी तो उनकी भी रही होगी, मैन टू मैन मार्किंग तो उनकी भी रही होगी, और वो देश उस समय ऐसा था कि हालात बहुत अलग थे। तो ऐसा क्या हुआ कि 45 साल 70 साल राज करने के बाद उनकी सारी स्ट्रेटेजीज फेल हो गई? मतलब एक्सपीरियंस तो उनके पास इतना है कि कोई आसपास भी नहीं। ऐसा है, पहले इलेक्शन में मैंने जब स्टडी किया, पहले इतनी ज्यादा बूथ लेवल मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माफिया मैनेजमेंट, ये सब का इतना रोल नहीं था पहले लोग क्या करते थे, वो देखते थे नेता है और नेता क्या काम कर रहा है। और कांग्रेस क्योंकि शुरू से रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 17 वर्ष का एक अच्छा कार्यकाल जनता ने देखा। उसके बाद थोड़ी टूट फूट हुई, लेकिन लोगों को लगा नहीं कांग्रेस को मौका दिया जाए, और एक लीगेसी थी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने, उसका लाभ मिला। और जो संगठन जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, चाहे आरएसएस हो, आरएसएस तो अपने 100 साल पूरे कर चुका है, तब तक ये इतने मजबूत नहीं हुए थे, तब तक ये लोग घर घर तक नहीं पहुंच पाए थे। जब ये घर घर तक पहुंच गए, खासकर से अगर मैं बात करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार चली, और मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ, वो सरकार कोई बुरी सरकार नहीं चलाई अटल जी ने, लेकिन वो शाइनिंग इंडिया का मुद्दा जो था वो शायद उनको बाउंस बैक कर, मतलब नुकसान कर गया, और उससे बचा जा सकता था। फिर भले 10 साल कांग्रेस ने सरकार या यूपीए की सरकार रही, लेकिन वो संगठन अपने आप को मजबूत करते रहे, और वो संगठन आज इतने ताकतवर हैं कि आप आरएसएस का कोई भी व्यक्ति आपको हर जगह मिल जाएगा। पहले ये लोग खुलकर के काम नहीं कर पाते थे क्योंकि प्रशासन का दबाव भी रहता था, बाकी चीजें भी रहती थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और ज्यादा स्ट्रांगली उनके पास संसाधन है। अब सोचिए ना, आरएसएस इतना बढ़िया हेडक्वार्टर दिल्ली में झंडेवालान में बनाया है, 5 स्टार होटल फेल है, तो नागपुर में इनका, नागपुर में तो खैर शुरू से ही है, वहां भी काफी इंप्रूवमेंट आया। तो यानी आरएसएस को और मजबूत, जड़ें और मजबूत हुई। तो जब संगठन कोई मजबूत हो रहा होता है तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो आरएसएस और बीजेपी मजबूत हो रही है और इसलिए कांग्रेस डाउन जा रही है। सर एक ना बहुत तीखा सवाल है। तीखा वीखा क्या होता है, राजनीति में सभी तीखा होता है यार, मैं तो रोज एमपी एमएलए से फेस करता हूँ। तो अब अगर हमने बात करी कि संगठन मजबूत होता जा रहा है, संगठन की ताकत बढ़ती जा रही है, क्या आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि संगठन जो है वो बीजेपी के ऊपर हावी हो रहा है, या बीजेपी का कोई भी फैसला वो इंडिविजुअल फैसला नहीं हो पा रहा है क्योंकि संगठन से पूछे बिना वो फैसला नहीं ले पा रहे? इसका एक एग्जाम्पल सर यूपी के चुनाव थे। यूपी के चुनाव में देखिए, ऐसा सुनने में आया था, मैं इसके बारे में नहीं कहता, कहते हैं कि बीजेपी और संघ की जो है थोड़ा सा अनबन हुआ था यूपी के चुनाव में, और उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था। मैं जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानता हूं, जो लोग आरएसएस से आए हुए हैं वो तो आरएसएस को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए तो आरएसएस ही सबसे पहली चीज रहेगा। जो आरएसएस से नहीं भी आए हैं उन्हें भी ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आरएसएस कोई बात बोल रहा है तो सुननी पड़ेगी, माने ना माने। अगर आप सुनना भी बंद कर देंगे और किसी दिन आरएसएस ने अगर हाथ खींच लिया, मैं बता रहा हूँ सच्चाई, मतलब कुछ लोगों को बुरी लगेगी, अगर आरएसएस ने, वीएचपी ने, बाकी जो संगठन पैरेलली चल रहे हैं, उन्होंने अगर सपोर्ट करना एक चुनाव में भी बंद कर दिया, तो कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हम लोग काम कर रहे थे, वहां पर आरएसएस उतना एक्टिवली नहीं नजर आया, तो चुनाव हार गए। तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए क्या, बीजेपी का अपना काम है, वो पॉलिटिकल विंग है उनका, उनके मुद्दे हैं, उनका मैनिफेस्टो है, उनके पास नेता है, सब कुछ है। वोट को, सपोर्टर को वोटर में कौन कन्वर्ट करेगा? मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत तेज आंधी चल रही है और आप ट्यूब लेकर खड़े हो जाइए, तो उसमें हवा भरेगी? नहीं भरेगी। क्यों? पंप चाहिए ना, पंप चाहिए। पंप कौन है? पंप ये लोग हैं, पंप। तो लहर बनाने का काम बीजेपी करती है, सपोर्ट का, मुद्दे का काम बीजेपी करती है, ध्रुवीकरण कह लो या जाति धर्म, जो करना है भाई, राजनीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा। तो सत्ता पाने के लिए जो करना पड़े वो लोग करते हैं। उस वोट को कन्वर्ट करने का काम, जो लास्ट के 2 दिन 3 दिन जो आप कहते हो वो कर रहे हैं, वो ये लोग करते हैं। घर घर जाके, अरे भाई देखो अपना व्यक्ति है, अगर हो गया तो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मौका और देना चाहिए, ये देना चाहिए। तो अलग अलग तरीके हैं उनके, वो तो मैं यहाँ खुलकर नहीं बोल सकता कैसे काम करते हैं, बट होता है। तो संगठन हावी है ऐसा नहीं है, दोनों के अपने अपने रोल हैं।
बीजेपी का रोल अपना है, आरएसएस का अपना रोल है। और क्योंकि देखिए एक माँ से बेटा अलग तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल जी। तो आरएसएस तो मदर है, तो अगर मदर को छोड़ के, सुनने वाला बंदा समझ चुका है कि सर ने क्या कहा है, क्योंकि देखिए क्या कहना चाहते हैं। सीधी सी बात है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप आरएसएस को निग्लेक्ट करेंगे और सोचें बीजेपी में आगे बढ़ जाए या बीजेपी आगे बढ़ जाए, तो वो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। वेरी वेल सेड। सर ये अखंड भगवा की क्या स्टोरी है? आज मोदी जी कहते हैं कि एक समय आएगा कि जब पूरा भारतवर्ष भगवामय हो जाएगा, सारी स्टेट्स के अंदर बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी को आप आने वाले ऑफ स्टेट में तो है ही अभी बीजेपी को आप आने वाले 50 साल तक आप राजनीति से बाहर नहीं कर सकते, ये सब जानते। तो ऐसा सर क्या चल रहा है और ऐसा उनका क्या विचारधारा चल रही है कि उन्होंने अगर कोई बात बोली इतने बड़े मंच से, अगर इतना बड़ा नेता की बात बोलता है। अमित शाह जी ने भी कही थी ये बात। तो मैं सर नाम नहीं लिया, आप ले सकते हो। इतना बड़ा नेता जब एक ये बात बोलता है तो सर उस बात के पीछे कारण तो होगा। कमर की जो हड्डी है वो मजबूत है, तो कारण क्या है उसके पीछे ये सोच है? एक तो बड़ा कारण ये है कि जो वर्तमान में राजनीति बीजेपी कर रही है, उस राजनीति में हम स्वीकार करें ना करें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो धर्म के आधार पर उन्होंने एक अलग जगाने का काम किया, उसका बेनिफिट उन्हें मिल रहा है। भले ही कुछ लोग इसको कहते हैं कि गलत है, मैं भी व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जाति धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति। लेकिन कई बार मैं जब ये बोलता हूँ तो लोगों को बुरी लगती है बात। मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। तो कहते क्या बात कर रहे हो, वो नेता करता है। नहीं, राजनेता नहीं करते। राजनेता तो उन मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुम धर्म जाति के आधार पर वोट देते हो ना, इसलिए वो बांटते हैं। अच्छा तुम वोट देना बंद कर दो, बांटना बंद कर देंगे। सीधी सी बात है। प्रॉब्लम क्या, हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। डेमोक्रेसी है, हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं कि हम धर्म जाति के आधार पर बटे रहेंगे, शादी हम अपने धर्म में करेंगे, अपनी जाति में करेंगे, अपने सारे जाति धर्म के काम करते रहेंगे, और फिर कहेंगे राजनेता ये सब ना करे। अरे तुम बटे हुए हो, बटे हुए लोगों के ऊपर राजनीति ऐसी होती है। तुम बटना बंद करो, तुम बोलो हम तो जाति पे काम नहीं करेंगे, हम तो धर्म पे काम नहीं करेंगे, धर्म पे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, हम तो विकास पे, हमारी जो शिक्षा के लिए काम करें हम तो उसे वोट देंगे। लेकिन एंड में तो अपना दामाद चुन रहे हो, जैसे ऐसे चुनते हो नेता को कि मेरी जाति का वोट दे। हिंदू की शादी हिंदू के घर में, मुसलमान की शादी मुसलमान के घर। आपको जहां जिसको शादी करनी है वो शादी भी चलिए पर्सनल मैटर है, शादी जहां करो, ये तो देश का विषय है। कोई दामाद थोड़ी चुन रहे हो यार। और मैं तो कहता हूँ दामाद भी दूसरी जाति धर्म का ले सकते हो यार। अगर कोई अच्छा लड़का दूसरी जाति धर्म में मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? चलो आप कहते हो नहीं हमारे जी संस्कार है, हम तो ये वो, चलो मान लिया। तो नेता तो कम से कम दूसरी जाति धर्म का चुन सकते हो, लेकिन नहीं, हमारा नेता हमारे धर्म का। और क्या हो रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन धर्म जाति के आधार पर जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं वो समाज का भी नुकसान कर रहे हैं और उस धर्म का भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि कभी धर्म का भला नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म का भला कौन करेगा? धर्म का भला वो करेगा जो धर्म के में आस्था रखेगा। प्रॉब्लम क्या है, जो पुराने हिस्टोरियन ने कहा है कि जो लोग पाखंडी होते हैं वो ज्यादा अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। जो धार्मिक उसे दिखाने की जरूरत है। धर्म क्या है? धर्म जानने की चीज है, मानने की चीज थोड़ी है धर्म। और धर्म कोई सा धर्म बताओ जो भेदभाव की बात करता हो। धर्म का अर्थ ही है जोड़ना। जो तोड़ रहा है वो धर्म थोड़ी होगा, वो तो पाखंड होगा। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या, लोग इसको समझते नहीं और नेता इसका यूज करते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये धर्म आज की डेट पे एक स्ट्रेटेजी बन चुका है चुनाव जीतने की? बिल्कुल। आज की डेट पे क्यों यार, आप हिटलर का जमाना देखो ना, उसने भी तो धर्म के आधार पर ही करा सारा काम। आज वर्तमान में कर लो या पहले, क्या कांग्रेस ने नहीं करा भेदभाव? लोगों को बुरी लगेगी बात, लेकिन इंदिरा गांधी का समय देखो ना, क्या उन्होंने नहीं करा? उन्होंने अपनी तरह से यूज करा, बीजेपी अपनी तरह से यूज कर रही है। मैं किसी भी राजनेता को बिल्कुल दोष नहीं देता, मैं उनका वकील नहीं हूं भाई। मैं लेकिन ये बताना चाहता हूं कि राजनेता हिमालय पर्वत से नहीं आएंगे। राजनेता भी आप और हमारे बीच से आएंगे। और हमारी विचारधारा क्या आएंगे? तो जब आप खुद बटे हुए हो तो राजनेता बांटने वाले आएंगे। और बांटने वाली राजनीति के बारे में भाई एक बात और बताता हूं आपको, जोड़ने वाली राजनीति में बड़ी मेहनत है, उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। सारे संगठनों को साथ लेके कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, बस एक अपने धर्म का सिंबल लगा लो और उस धर्म के अस्मिता की बात करने लग जाओ और दूसरे धर्म को गाली दे दो, बस। इतना आसान राजनीति है। बांटने की राजनीति सबसे आसान होती है, इसलिए राजनेता बांटने की राजनीति का आसान ऑप्शन चुनते हैं। शॉर्टकट टू सक्सेस। समझदार राजनेता, लंबे समय के राजनीति वाले, वो जानते हैं इस बात को कि लॉन्ग टर्म नहीं है। भाई जिस युवा को, आज हम बीजेपी पे चर्चा कर रहे हैं, जिस युवा को 2014 में मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, वो तब 18 साल का था, उसने वोट कर दिया। आज वो 28 साल का बेरोजगार है।
अच्छा लो मैं कह रहा हूँ अभी वोट कर देगा। अच्छा जब वो 10 साल बाद देखेगा कि साला 20 साल में मेरा क्या हुआ, ये तो सरकार में प्रधानमंत्री रह लिए या मंत्री बन गए, मेरा क्या हुआ, तो ठगा महसूस करेगा। अच्छा तो हमें चले भले सत्ता किसी आधार पर ले लो, लेकिन सत्ता पाने के बाद समस्याओं के समाधान जरूर करने पड़ेंगे, वरना लॉन्ग टर्म में सत्ता नहीं रहती। तो जो अमित शाह जी ने कहा 50 साल, मुझे नहीं मालूम उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो शायद ये सोच रहे होंगे कि हम जनता को अपने हिसाब से करते रहेंगे और जनता मान जाएगी। मैं अपनी जनता से एक गुजारिश करता हूं, अब जो मेरा अगला सवाल है उस सवाल से किसी को जज मत कीजिएगा, पर वो सवाल आज की डेट में पूछना बहुत जरूरी है। सर आपको ये नहीं लगता कि अगर पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर एक ही सरकार चलेगी तो इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहा जाएगा? एक ही इंसान, एक ही सोच, एक ही विचारधारा, एक ही बंदा निर्णय लेगा तो सर ऑपोजिशन की वैल्यू, आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन की वैल्यू खत्म होती जा रही है? वर्तमान में भी मैक्सिमम राज्यों में एक ही सरकार चल रही है, एक ही विचारधारा की चल रही है। तो मैं समझता हूँ भारत की जनता के मतलब विवेक पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो अगर आप कह रहे हो कि वो गलत सरकार चुन रही है। मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी सरकार बने, कांग्रेस की भी तो पूरे देश में एक छत्र राज रहा ना, सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस सरकार, तो क्या डिक्टेटरशिप हो गई? मैं इसको नहीं मानता डिक्टेटरशिप। मैं मानता हूं कि सरकार कर क्या रही है उस पर सरकार का पैमाना तय हो, भले ही सारे राज्यों में एक ही सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सरकार हमारी मूलभूत समस्याओं का समाधान कर रही है? एक डेमोक्रेसी का जो एक बेस है वो आलोचना है। एक इंसान को सिर्फ आलोचना नहीं है, सकारात्मक आलोचना है। हाँ, सकारात्मक आलोचना। आप सिर्फ आलोचना करेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, सकारात्मक आलोचना की ही मैं बात कहता हूं। समस्या का समाधान भी बताइए ना भाई, कि अगर मैं कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है, हमने अभी इस बारे में बात करी। हाँ बिल्कुल नहीं है। मेरे को शायद कुछ ऐसी बातें होंगी जो मेरे को अपने अंदर कमियां मेरे को नहीं दिखेंगी, पर कई बार ऐसा होता है कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे मित्र, मेरे समाज वो मेरे को बताता है कि हाँ जी ये आपके अंदर कमी है और आपको सुधारना पड़ेगा। इन्हीं सरल शब्दों को जब मैं टेक्निकल वर्ड में आता हूं तो वो ऑपोजिशन बन जाती है। तो यहां पर मेरे को जहां तक लगता है कि एक ऑपोजिशन का रोल यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए मैं तो मानता ही हूँ अपोजिशन का भी उतना ही रोल है जितना सत्ता पक्ष का रोल है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन कर क्या रही है। अगर अपोजिशन सिर्फ आपने क्योंकि हर नीति का अपोज ही करना है तो फिर वो अपोजिशन नहीं है, वो तो विरोध हो गया। भाई आप एक व्यक्ति को पसंद नहीं करते, उसका विरोध करिए। अगर आपको, मैं अपोजिशन वालों से मिलता हूँ, मेरे तो स्टूडेंट हैं बीजेपी में, कांग्रेस में, मैं उनसे पूछता हूँ एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ तो अच्छा किया होगा, तो कोई एक ही अच्छा ही बता दो, वो बता ही नहीं पाते। यानी वो इस नजरिए से देखते ही नहीं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहाँ है कि जब आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं तो आपको उसमें अच्छाई नहीं दिख सकती। और जब आप उनको एज ए प्रधानमंत्री देखते हैं तो आपको कुछ अच्छी बातें दिख जाएंगी। जैसे भले ही हम बात करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें भले ही टोल का एक इशू आ जाता है उसमें, जो मुझे भी लगता है कि या तो रोड टैक्स लिया जाए, टोल टैक्स लिया जाए, दोनों ना हो, लेकिन कनेक्टिविटी तो हुई है। बिल्कुल, मैं बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, अलग अलग राज्य जाता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ जहां हमें पहले ट्रेवल करने में 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, वहां आधा टाइम लग रहा है। तो भाई ये इसका श्रेय किसी को तो देना पड़ेगा। और बीइंग प्राइम मिनिस्टर आज नरेंद्र मोदी हैं, आप उन्हें पसंद करें ना करें, आप ये बोले नहीं तो नितिन गडकरी ने कर दिया। अच्छा, नितिन गडकरी बिना प्रधानमंत्री के कर देंगे? बिल्कुल। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो नितिन गडकरी कैसे कर देते? तो चोली दामन का कुछ तो आपको मतलब इतना रखना चाहिए कि फिर क्या होगा, जब आप कंस्ट्रक्टिव विरोध करेंगे तो आपकी वैल्यू रहेगी। जैसे मैं भी नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारी नीतियों की आलोचना करता हूँ, मेरे खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। मैं उन्हें बताता हूँ कि सरकार को आज जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर 50 साल सोचें अमित शाह जी या 100 साल सोचें, वो उनका सोच सकते हैं। यदि आज व्यापार की स्थिति देखी जाए तो व्यापार 10% भी नहीं रहा है। और जल्दी ही अगर भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया तो जो बैकबोन है भारतीय जनता पार्टी की, व्यापारी वर्ग, वो टूट जाएगा। भाई साहब, आप किसी भी मार्केट में जाके पूछ लो व्यापारी से 10 वर्ष में व्यापार कितना है, वो बता देगा 15% बचा, 20% बचा, व्यापार तबाह हो रहे हैं। कुछ अमीर हो रहे हैं, भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बट उस अर्थव्यवस्था में 90% का रोल ही नहीं है। अच्छा सर, एक ना तो ये जो बड़ी बात है, एक ये व्यापार की जब एक बात आई तो जन जन हर घर के ना, और जितने भी कांग्रेसी होते हैं, वो पहली बात तो सर एक कांग्रेसी नहीं होते, कांग्रेसी होते हैं जो बहुत कट्टर सोच रखते हैं। सर जितने भी ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ये कहते थे कि कांग्रेस एक ऐसी सरकार थी जो खाती थी और खिलाती थी, और बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ खाती है, खिलाती नहीं है। ये एक बड़ा फिजिकल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्या कहते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि हर सरकार
अपने जो खास लोग हैं उनके साथ कुछ ना कुछ एसोसिएशन रखती है। लेकिन जो देखो उदारीकरण की बात करें जो 90s में हुआ, जिसमें बहुत सारे काम हुए, लाइसेंस राज खत्म हुआ, उसका बेनिफिट जिस जनरेशन को मिला, हमारे पेरेंट्स, वो सब आज भाजपा के समर्थक हैं। हुआ क्या कि जिन लोगों को कांग्रेस से बेनिफिट मिला, नौकरियां कांग्रेस के राज में मिली, घर कांग्रेस के राज में मिले, व्यापार कांग्रेस के राज में बड़ा हुआ, वो सब कन्वर्ट हो गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि उनको लगा हम वेल टू डू हो गए। क्योंकि भाई कहते हैं ना खाली पेट भजन नहीं होता, अब इनके पेट भर गए थे तो पेट भर गए थे तो वो कांग्रेस छोड़कर आ गए, जिस कांग्रेस से उन्होंने मतलब सब कुछ लिया उसको छोड़ दिया। आज ये भाजपा के साथ हैं। अब क्या हो रहा है, जो भाजपा के साथ हैं उनका पेट खाली होता जा रहा है। वही कहावत, खाली पेट भजन नहीं हो गोपाला। तो क्या होगा, कल को ये लोग भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे। और 2024 के चुनाव में जो सीटें 400 पार का था या 303 से 240 पर आई, उसमें एक बड़ा रोल व्यापार का भी रहा, जो कोई देख नहीं रहा है क्योंकि इस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि व्यापारी के साथ दिक्कत पता है क्या, हर कोई तो चोर समझता है। हर कोई ये सोचता है ईडी वाला आ जाएगा, सीबीआई वाला आ जाएगा, जीएसटी चोरी करेगा। ये हर व्यापारी चोर नहीं है, पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। और व्यापारी भी इंसान है, वो आज आपका झंडा उठाता है, आपका सपोर्ट करता है, इसलिए नहीं कि आपका कोई एहसान है, इसलिए करता है कि वो आपकी आइडियोलॉजी को पसंद करता है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, उसके व्यापार को और बढ़ाया जाए। लेकिन आप तो जीएसटी के नाम पर लूट मचा दें, आप टोल टैक्स भी लें, रोड टैक्स भी लें, इनकम टैक्स को इतना कर दें। आचार्य चाणक्य के जमाने की बात है, चंद्रगुप्त ने कहा गुरुदेव मैं टैक्स बढ़ाना चाहता हूँ, टैक्स की दर। उस जमाने में 5% कर होता था, तो चंद्रगुप्त ने कहा मैं इसको बढ़ा के 10% करना चाहता हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त किसी भी साम्राज्य में यदि 5% से ऊपर कर होगा तो फिर वो वहां चोरी की संभावना बढ़ जाएगी। तो तुम क्या करो, अपने कर की दर मत बढ़ाओ। और तुम्हें ज्यादा पैसा क्यों चाहिए सरकार को? तो कहते हैं मेरे कल्याणकारी योजनाओं के लिए चाहिए, गरीबों के लिए घर बनाना है, अनाज देना है, ये देना है। क्या तुम वाकई में कल्याणकारी योजना चलाना चाहते हो? वाकई चाहते हो तुम्हारा कर बढ़ जाए? कह रहे हाँ। कह रहे तो कर की दर मत बढ़ाओ। कह रहे फिर क्या करें? कह रहे अपने साम्राज्य में ऐसा माहौल पैदा करो कि व्यापार 4 गुना हो जाए। जब व्यापार 4 गुना हो जाएगा तो व्यापारी से मिलने वाला टैक्स अपने आप 4 गुना हो जाएगा। तो टैक्स का रेट बढ़ा करके अगर टैक्स का कलेक्शन बढ़ता हो तो इसके लिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी। इकोनॉमिक्स का क्यों पढ़नी है कि टैक्स का रेट तो ना बढ़े, टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाए, उसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, उसमें इकोनॉमिक्स बैठे हैं। प्रॉब्लम क्या है, 8% या 10% टैक्स कर दो, टैक्स ज्यादा जाए, नहीं आएगा ज्यादा। व्यापारी समझदार है, वो कहेगा अच्छा 2% तूने बढ़ाया ना, मैं 5% सेल ही कम कर दूंगा। अब सर आपसे ना सीखने वाला बहुत एक पॉइंट्स है मेरे पास। अभी तक हमने विचारधारा के बारे में बात करी, हर तरीके से बात करी। अब मैं एक थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आता हूं, जो हमारी स्टडी है। सर कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या सोचकर अपना कैंडिडेट चूज करती है? बाहुबल, धन, मन, विचारधारा, फेस वैल्यू? क्योंकि हमने देखा कि राजेश खन्ना जी आते हैं, हेमा मालिनी जी चुनाव में आती हैं, बहुत सारे, गौतम गंभीर साहब हमारे चुनाव में। हर पार्टी का क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है जो सब में है, उसको बोलते हैं विनिबिलिटी फैक्टर, जीत की संभावना। जिसकी जीत की संभावना ज्यादा होगी उसे टिकट मिलेगी, चाहे वो जन कल्याण के बारे में सोचे। जन कल्याण सेकेंडरी होता है भाई। देखो गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, या डेमोक्रेसी परिभाषा कही जाती है, बट सच्चाई क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, बाय द पार्टी। वंडरफुल। सच्चाई ये है कि ये जनहित तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है विनिबिलिटी फैक्टर। भाई जनहित कब करेंगे आप? जब हम सत्ता में आएंगे। सत्ता में आएंगे कैसे? जीत करके। जीतने के लिए क्या करना है? साम दाम दंड भेद सब। तो चाहे हेमा मालिनी से वोट मिलते हो, चाहे राजेश खन्ना से वोट मिलते हो, जो वोट दिलाएगा उसको लेके। वरुण जी से कल वोट मिलने लग जाए, वरुण जी को टिकट मिल जाएगी, और चौधरी साहब से मिलेंगे उन्हें मिल जाएगी। लोग कहते हैं, बीजेपी के बारे में आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, क्योंकि मुसलमान से वोट नहीं मिलती ना। सीधी सी बात है, मुसलमान जिस दिन वोट करना शुरू कर दे उस दिन बीजेपी दे, और दिए। बंगाल में बीजेपी ने मुसलमान को टिकट दिए, दिल्ली में कई पार्षदों को दिए, लेकिन हार गए वो। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप कह रहे हो कि पहले मुर्गी आएगी कि अंडा आएगा? अरे भाई जहां से वोट आएगा उसको टिकट मिलेगी। तो सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, कुछ क्राइटेरिया है, जैसे पैसा। बीजेपी खासकर से देखती है थोड़ा मजबूत उम्मीदवार हो, मतलब क्योंकि लड़ना है। जैसे मैंने कहा, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट, उनकी मशीनरी, उनका मैकेनिज्म, उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट, उनकी टीम बिल्डिंग, उनका शैडो कैंपेनिंग, ये चीजें बहुत स्ट्रांग है और सब में पैसा लगता है। सब में पैसा। तो अगर हल्का कैंडिडेट हुआ तो क्या होगा, वो हार जाएगा। कई जगह जैसे देखो, मोदी जी की लहर थी, 2014 में भी थी, 19 में भी थी। बीजेपी सारी सीटें तो नहीं जीती, फिर भी बीजेपी के उम्मीदवार हारे। अगर इतना ही लहर थी तो सारी जीत जानी चाहिए ना, क्योंकि कई जगह पर उम्मीदवार अच्छा काम नहीं करते हैं।
सर आपसे एक सवाल पूछने का मेरा बहुत मन है, पर हिम्मत नहीं हो रही पूछने। अरे क्या क्या हिम्मत की बात है तो यार। एक इनसाइडर क्वेश्चन है सर। मैं अगर जवाब दे सकता हूँ तो जरूर दूंगा, अगर नहीं दे सकता हूँ तो मना कर दूंगा। सर क्या पॉलिटिकल पार्टीज को जो टिकट्स मिलती हैं, क्या उनकी कोई रकम भी होती है? किस पार्टी की हम बात करें उस पर डिपेंड करेगा। सर मैंने इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज वर्ड यूज किया है क्योंकि मुझे भी पता है। देखिए क्या ऐसा होता है, मतलब मैं किसी जनरल पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो एक बात मैं आपसे कर रहा हूं, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। हाँ जी। क्या पार्टियां पैसा देती हैं और क्या पैसा लेती भी हैं? क्योंकि कई जगह पार्टियां पैसा देती भी हैं, तो डिपेंड करता है। जैसे सर एक हाई प्रोफाइल पार्टी जहां पे लहर चलती है, वहां पे तो आप कहोगे कि इस लहर में या एक बहती गंगा में आप भी हाथ धोना चाहोगे और मैं भी हाथ धोना चाहूंगा, वहां पर तो पैसा तो वहां पर लेंगे। थोड़ा सा सर इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये बहुत आम सवाल है। देखो भाई, क्या आपके दिल में भी है ये सवाल। ये क्या है कि पार्टी को चलाना भी है, फंड कहाँ से आएगा? सारा वाइट में तो नहीं आएगा, और वाइट में आएगा तो जो वाइट में दे रहा होता है उसकी तो इनकम टैक्स में रिकॉर्ड आता है। तो मान लो मैंने बीजेपी को फंड दिया और सरकार कांग्रेस की है, तो मैंने 1 करोड़ का फंड दिया या 50 लाख दिया, जो भी दिया, वो तो इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट हो गया। तो सरकार कही अच्छा इसके इतने पैसे हमारी अपोजिशन को फंडिंग कर रहा है, इसको धर लो। अच्छा, तो ये समस्या है, तो इसलिए उन्हें ब्लैक में देना पड़ता है। अब देने के बदले में पार्टी क्या दे सकती है? पार्टी के पास देने के लिए क्या है? या तो कोई पोस्ट है, जो पोस्टिंग्स होती हैं अलग अलग, जहाँ पर मंत्रालयों में अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होती हैं, डिपार्टमेंट्स होती हैं, उनके मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की टिकटें हैं। तो पार्टी क्या करे? अब जैसे नाम पता नहीं लेना ठीक है नहीं है, लेकिन नहीं हम नाम नहीं लेते, मैं ले लेता हूँ नाम। एक मेरे स्टूडेंट थे बीएसपी के, दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने कुछ फंड भेजा मुझे चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार अच्छा पार्टी ने फंड भेजा है कैंडिडेट को? हाँ, मैंने क्यों? कह रहे क्योंकि यहाँ जनाधार नहीं है ना, और जितना फंड भेजा गया, मैं अमाउंट तो नहीं कोट करूंगा कितना दिया, उसका 10% यूज करा उसने, बाकी पैसा खा गया वो। तो पार्टी को तो बड़ी दुख हुआ होगा, और उसने मुझे बताया खुद कि इतना आया और इतना मैंने सर खर्च किया, हारना तो था ही। तो पार्टी कई जगह पैसा भी देती है, तो ताकि एक अस्तित्व बना रहे, नहीं बैलेंस हम भी हैं। जो पैसा लिया, भाई मानो 5 राज्यों में लहर चल रही थी, वहां ले लिया, 50-20 राज्यों में लहर नहीं चल रही, तो वहां बांट दिया, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो कंक्लूजन इसके साथ कहा जा सकता है कि जो हमारा सवाल था उसका जवाब हाँ है। हाँ तो है, हाँ है। सर एक और सवाल है, क्या पार्टीज जो हैं वो एक वॉशिंग मशीन वाली थ्योरी भी यूज करती हैं? अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, वॉशिंग मशीन वाली थ्योरी क्या है। आज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी जो मेरे ऑपोजिशन में है, मैं उसको गालियां देता हूं, मैं उसको चोर कहता हूं, और 10 दिन बाद जब उस पार्टी का एक नेता मेरी पार्टी का पटका डाल के स्टेज पे खड़ा होके कहता है मैं समझ रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, और वो उस समय वॉशिंग मशीन की तरह में धुल के वो एकदम से साफ सुथरा ड्राई क्लीन होके वो आपकी पार्टी का एक मेंबर बन जाता। देखिए अभी जैसे महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को बोला गया कि चक्की पीसेंगे, फिर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और भी कई जगह ऐसा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये ट्रेंड तो ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी पार्टी की जो एक पार्टी विद द डिफरेंस की आइडियोलॉजी थी वो समाप्त हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी को शुरू में कहा जाता था कि पार्टी विद द डिफरेंस है, यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह से काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या, मतलब मुझे नहीं पता उनके सलाहकार क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। उनकी रणनीति आज वर्तमान में ये है कि सत्ता बनी रहे, जिसमें कि आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जिस व्यक्ति की, मतलब अजीत पवार की आइडियोलॉजी कभी भी कांग्रेस मतलब बीजेपी वाली नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बट उनको क्यों लिया गया मुझे नहीं मालूम, क्या समीकरण रहे होंगे। कई जगह ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहे बड़े पद पर, उनको ले लिया गया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात कर लें तो मुझे नहीं मालूम ऐसी क्या मजबूरी रह जाती है कि इन नेताओं को लेना जरूरी है। क्या भाजपा के अपने कार्यकर्ता नहीं है? और इससे हो क्या रहा है, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं, बोल नहीं पा रहे। प्रॉब्लम क्या है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसको बोले। हमें कई बार बोल देते हैं कि सर वहां तो ये कैंडिडेट आ जाएगा, वहां ये पार्टी छोड़कर आ जाएगा। सर हम दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अभी लेटेस्ट चुनाव देखते हैं, जब आम आदमी पार्टी को बोला गया, उनके जो हेड थे उनको जेल में डाल दिया गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया और गया, फिर उनके कुछ नेता आए और उनको टिकट, उनके कुछ नेता जो थे जब वो इस पार्टी में शामिल होते हैं तो वॉशिंग मशीन के अंदर धुलने के बाद ड्राई क्लीन होके। कपिल मिश्रा ने विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कितने बड़े आरोप लगाए, कितने बड़े आरोप, मतलब उनके ऊपर एक लड़की का पीछा करने का आरोप लगाया, विधानसभा के रिकॉर्ड में ही। तो
उन्होंने बताया कैसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी मिलकर के एक लड़की को परेशान कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। ये सब मेरे शब्द नहीं है, ये सब उन्होंने बोला, कपिल मिश्रा जी ने बोला। और आज वो कपिल मिश्रा बीजेपी से एमएलए हैं। मतलब इतना तो थोड़ा कहते हैं ना, मर्यादा होनी चाहिए। उनको कोई पद भी मिला। हाँ, वो तो मंत्री बना ही देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं भेज देंगे, वो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सोचना चाहिए कि एक लिमिट रखी जाए कि इस लिमिट के कोई क्रॉस कर लेगा तो फिर उसको हम पार्टी में नहीं लेंगे, चाहे वो करप्शन की लिमिट हो, चाहे वो आरोपों की लिमिट हो। और हर पार्टी को, मतलब बीजेपी को नहीं, ऐसे कांग्रेस को भी तय करना चाहिए। कांग्रेस ने क्या करा, बीजेपी से आया व्यक्ति हमें गाली दे रहा था, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया अपना। तो अब आप उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो कांग्रेस को बीजेपी की तरह चलाएगा ना भाई। या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, उसको आपने एमएलए का टिकट दे दिया, वो विधानसभा में आपके साथ बैठा हुआ है दिल्ली में, लवली साहब। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज करने के बाद हर पार्टी का हश्र यही हुआ कि वो लॉन्ग टर्म में समाप्त हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अभी क्योंकि एक दौर होता है हर पार्टी का, आज उनका दौर चल रहा है, 15 साल हो गए हैं लगभग। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम उद्धव ठाकरे साहब का हम एग्जांपल लेते हैं। बाला साहब ठाकरे की जो एक आइडियोलॉजी थी, हाँ, उससे उस आइडियोलॉजी को उद्धव ठाकरे साहब नहीं लेके जा पाए आगे। नहीं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उसके कॉम्प्रोमाइज जैसी किया सत्ता के लिए, तो टूट गई पार्टी। वो तो खैर पार्टी में टूट फूट होना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो नॉर्मल है। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, आज तक कभी वो टूटी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी टूटेगी, चाहे 10 साल में टूटेगी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ना यही है, जब भी टूटेगी तो बहुत बुरी तरह टूटेगी। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है, अगर हमने टूट वर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, सर सुनने में आता है कि बीजेपी में भी शायद अब फूट पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। बस ये है कि जख्म गहरे होते जा रहे हैं, आह की आवाज कब निकलेगी? देखिए, बस एक वो बात अंदर की बात तो यह है कि वर्तमान में 204 सांसद हैं बीजेपी के पास। उनमें से 240 हैं, 240 में से 106 पुराने कांग्रेसी हैं। सोचिए, 240 में से 106 पुराने कांग्रेसी रहे। मतलब उनका बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है, भले वो 2 बार 3 बार बीजेपी से सांसद बन गए, लेकिन पुराने कांग्रेसी रहे। तो बहुत सारे पुराने कांग्रेसी आज इस हद तक बीजेपी में पहुंच चुके हैं कि वो, मतलब उनके भरोसे सरकार चल रही है। और जो वर्तमान में जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राहुल गांधी जी के बिल्कुल करीब थे, गांधी फैमिली के करीब थे, वो बीजेपी में गए, मंत्री हैं। तो कल को मान लो सत्ता बदलती है, तो क्या ये 1 मिनट भी लगाएंगे वापस आने में? 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, ये वापस आ जाएंगे कांग्रेस में। तो क्या होगा, भाजपा फिर टूटेगी। तो संभावना तो रहेगी, जितना बड़ा जहाज है, जितना बड़ा घर है, उसमें टूट फूट की संभावना। जैसे बिहार में जोड़ तोड़ की, हाँ, बार बार नीतीश जी इधर आते हैं फिर उधर चले जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है, बीजेपी में अभी वर्तमान में नियर फ्यूचर 5-10 साल में ऐसा कुछ बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, प्लस आरएसएस का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। अमित शाह जी भी चाणक्य तो हैं ही राजनीति में, वो लोग भारत है उनको, तो वो संभाल लेते हैं, मतलब समय रहते चीजें ठीक कर लेते हैं। सर, मैंने सुना है आप चाणक्य जी को अपना गुरु मानते हैं। जी बिल्कुल, मैंने बताया भी, हाँ बिल्कुल मानते हैं। आप अमित शाह जी के लिए अभी आपने कहा कि वो चाणक्य हैं। वर्तमान में तो है, वर्तमान में बीजेपी के लिए तो है। ये कहां तक ये बात कहनी सही रहेगी कि जिस भी राज्य में सरकार नहीं भी बन रही होती तो वहां पे चाणक्य जी पहुंचते हैं और चाणक्य जी सरकार बना देते हैं? देखिए, ऐसा है सर, ऐसा क्या होता है कि मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ा, जीता, एक रात में सोता हूं और अगले दिन मैं कहता हूं मेरी विचारधारा बदल गई, तो ये चाणक्य जी कोई अपना जादू चलाते हैं या क्या होता है? नहीं, जिसकी सरकार होती है ना, सिर्फ आज हम, क्योंकि हम और आप वो दौर देख रहे हैं वरुण भाई जिसमें बीजेपी की सरकार है। आपने और हमने इंदिरा गांधी का दौर नहीं देखा, ना आप पैदा हुए थे ना मैं पैदा हुआ था। बट जिन लोगों ने इंदिरा गांधी का दौर देखा है वो बताएंगे असली चाणक्य क्या थे। अच्छा, हाँ, सरकारें कैसे, राष्ट्रपति शासन रातों रात लगा दिया जाता था, कैसे पलट दी जाती थी। और अमित शाह, क्योंकि वो भी आचार्य चाणक्य को मानते हैं, तो साम दाम दंड भेद सब किया जाता है। साम मतलब समझाना, समझाते भी हैं कई जगह पर, प्यार से जोड़ लेते हैं। दाम मतलब खरीदना, वो भी करना पड़ता है किसी को। दंड मतलब सजा देना, ईडी सीबीआई बहुत कुछ है। भेद मतलब उसकी पुरानी फाइलें, कौन से कुकर्म किए, क्या किए। तो भाई जिन्होंने कुछ गलत नहीं करा, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, वो क्यों डरेगा? और इतना सब दबाव होने के बाद आज क्या ईडी सीबीआई का दबाव नहीं है? आज भी है, हमेशा रहता है, पहले भी था, पहले की सरकारों में भी था। हर सरकार अपने हिसाब से एजेंसी यूज करती है। लेकिन आज क्या सारे कांग्रेसी बीजेपी में चलेंगे? नहीं गए ना, नहीं जाएंगे। जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, तोड़ किसे सकते हो? जो टूटना चाहता है। खरीद किसे सकते हो? जो बिकना चाहता है। तो जो बिकाऊ है वो तो बिकी जाएगा ना भाई। बिल्कुल, तो वो आज नहीं तो कल बिकी जाएगा। लेकिन बिकाऊ और टिकाऊ में फर्क होता है। बिकाऊ नेता आज बिक सकते हैं तो कल भी बिक सकते हैं, इसलिए हमें टिकाऊ नेता चाहिए होते हैं। तो भाजपा में अभी बिकाऊ कम है, टिकाऊ ज्यादा है।
जिस दिन बिकाऊ ज्यादा हो जाएंगे उस दिन भाजपा, उस दिन घुटन महसूस होने लगेगी, उस भाग दिन जाएंगे, वो कहेंगे खुली सांस, कहेंगे मेरे को मौका नहीं मिला। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि जी मुझे सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। अब भाई सबसे यंग एज में आप मंत्री बन गए, सबसे यंग एज में आप सांसद बन गए, तो सम्मान क्या चाहिए था। सर अगला जो मेरा सवाल है, बीजेपी के ऊपर हमेशा से शुरू से एक ये आरोप रहा है धर्म की राजनीति, और कोई समुदाय इस चीज से नाराज हो ना हो, पर एक मेरा मुस्लिम भाई का जो एक समाज है, जो एक हमारा पूरा एक समाज है मुस्लिम समाज, वो मोदी जी से कभी खुश नहीं रहता। चाहे मोदी जी ने उनके लिए ट्रिपल तलाक खत्म करा, वो बहनों के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है, वो उनके लिए माइनॉरिटीज के लिए भी अगर वो काम करते हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे मोदी जी ने उनके लिए फ्लैट्स बनाए, उनको शिफ्ट करवाया ऐसी जगहों पे, फिर भी वोट नहीं मिलता। सर मोदी जी से क्या नाराजगी है मुस्लिम समाज की, मेरे को ये जानना। सिर्फ मोदी जी से नहीं है, असल में क्या है, ये जड़ें बहुत गहरी हैं। एक तो कांग्रेस ने जिस तरह से मुसलमानों को मिसयूज किया, तुष्टीकरण किया जिसको बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी कुछ दिया नहीं मुसलमानों को, लेकिन कम से कम मुसलमानों को ये लगता था कि सेकुलरिज्म की बात होती है, हमें हमारे त्योहारों को मनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी बीजेपी के राज में कुछ नेताओं ने, मतलब 90% बल्कि 95% बीजेपी के नेता बहुत सेकुलर है। मैं उनके साथ काम करता हूँ, मिलता हूँ। विजय गोयल जी जब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे तो मैंने उनके साथ काफी काम किया। और भी कई नेता हैं, एक साहब सिंह चौहान एमएलए हुआ करते थे, बिल्कुल जी, अब वो एक्सपायर कर गए, लेकिन 5 वर्ष लगातार उनके बेटे जो उसमें आए हैं राजनीति में। नहीं साहब सिंह चौहान जो गोंडा से विधायक हुआ करते थे। 2008 में वो 500 वोट से जीते थे। फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया क्योंकि उनको लगा अगला चुनाव मुश्किल होगा, तो हम 10,000 वोट से उनको अगला चुनाव जिता कर लाए। तो बहुत सेकुलर लोग हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है। विजय गोयल जी ने बहुत कुछ सिखाया, साहब सिंह चौहान साहब से बहुत सीखा, और भी कई बीजेपी के नेताओं ने बहुत अच्छा गाइड भी किया। और पर्सनली जब मिलते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा, बीजेपी या कोई भी पार्टी वो भेदभाव नहीं करती है, वो सब काम करेंगे जिससे उन्हें वोट मिल सकती है। मुस्लिम्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम वोट देना शुरू करें तो बीजेपी शायद भेदभाव नहीं करेगी या उनके नेता नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, आप वोट देते नहीं है, आपको योजनाएं भी चाहिए, या तो आप कहिए मुझे योजनाएं भी नहीं चाहिए। अब वैसे तो सरकार की योजनाएं धर्म जाति देख के नहीं आती, लेकिन अगर मिल रहा है कुछ और आपको लगता है कि मोदी जी दे रहे हैं तो उनको देने में कोई बुराई नहीं है, वोट देना चाहिए। और कई जगह दिया भी है। अभी यूपी के बाई इलेक्शन में देखिए, मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट जहां 65% मुस्लिम वोट था, वहां बीजेपी 90,000 वोट से जीत गई। तो कई जगह ऐसा है कि मुस्लिम वोट, भले वो परसेंटेज कम है, अभी 2%, 3%, 5% है, आने वाले समय में शायद ये और बढ़ेगा। तो दोनों तरफ से एक डिस्ट्रस्ट है। मुझे लगता है वो डिस्ट्रस्ट को खत्म करना पड़ेगा, ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा। और जो इस तरह के नेता बयान देते हैं बीजेपी के, जो धर्म के खिलाफ, उन पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। तो होता क्या है, मुस्लिम तबके में क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनके इमाम या बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं वो उन्हें कह रहे हैं देखो ये लोग बोल रहे हैं ना, तो तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर अपराधी मतलब जैसा होता है कि अल्लाह का कुरान और मुल्ला का कुरान जो है उसमें फर्क नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा कहा जा सकता, वो तो धर्म की बात हो जाएगी, मैं उसमें पढ़ता ही नहीं हूँ। वो इमाम साहब से ही सुनेगा ना, जो पढ़ा लिखा नहीं वो कहाँ से सुनेगा, उसे अखबार नहीं पढ़ना आता, टीवी नहीं देखना आता, धर्म की बात तो वो सुन ही लेगा। वो उनसे जब बात करते हैं कि देखो भाई एक मुसलमान था, इसने घर तोड़ दिया गया, और मैं समझता हूँ कि आप कोई भी धर्म, अपराधी का धर्म देखकर अगर न्याय करने की कोशिश करते हैं तो गलत है। न्याय तो अपराधी को अपराध है, मुस्लिम करे या हिंदू करे उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो एक, मुझे लगता है गलत मैसेज जा रहा है। बीजेपी को भी कोशिश करनी चाहिए अगर उन्हें मुसलमानों को साथ लेकर चलना है। ऑल्दो आरएसएस ने कोशिश की है, आरएसएस ने अपना मुस्लिम मंच बनाया। आरएसएस का आपको पता नहीं पता, मुझे नहीं मालूम है कि मुस्लिम मंच है जिसमें आरएसएस काम करती है। बीजेपी का माइनॉरिटी सेल है अपना, जिसमें वो लोग मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिखों को रखते हैं, बट वो अभी उतना पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। और कई जगह जहां अच्छा कर रहे हैं वहां भी वो भेदभाव खत्म हो रहा है। और मैं समझता हूँ हमें, जो मैंने शुरुआत में कहा, पार्टी को या किसी नेता को धर्म से नहीं देखना चाहिए। हमें उसकी आइडियोलॉजी, उसके काम करने का ढंग, उसका विजन, इस पर काम करना चाहिए। और अगर वो ठीक है तो वोट देना चाहिए, कोई भी हो, और वो ठीक नहीं है तो नहीं देना चाहिए। तो सर आपको कई बार ऐसा नहीं लगा, जैसे मैं बड़ा संभल का एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि इसके बाद जो मेरा एक सवाल है तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अब संभल में होली के दौरान ये माना जा रहा था कि दंगे होने के चांसेस है, वहाँ पे सब कुछ ये है, जुम्मे की नमाज है वहाँ पे। तब वहाँ के जो सीईओ थे अनुज चौधरी साहब, उन्होंने बोला कि जी आप अपने घर पे रहिए, या नहीं ऐसा नहीं बोला उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। उनको मुझे लगता है और शालीनता से शायद बोला जा सकता था, बट उन्होंने ऐसा किसी को नहीं कहा घर में रहिए। उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को से बचा जा सकता था, मैं तो कहूँगा।
लेकिन जहां तक दंगे की बात है, देखो मेरे को ज्योति बसु जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे पूर्व में, उनसे उनका एक स्टेटमेंट याद है। उन्होंने कहा जब बाबरी मस्जिद या अयोध्या का कांड हुआ तो पूरे देश में दंगे नहीं हुए और बंगाल में नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने कहा क्योंकि बंगाल की सरकार नहीं चाहती थी दंगे। सीधा। ओह वाह। तो ये मैं लिख कर दे सकता हूं कि सरकार ना चाहे और दंगा हो जाए तो संभव ही नहीं है। चाहे सरकार लीनियंट हो जाती है कई बार सिस्टम जानबूझ के चाहता है कि ध्रुवीकरण का किसी को लाभ हो जाएगा, वरना मैं मान ही नहीं सकता भारत की सेना, भारत के पुलिस ऑफिसर, भारत की जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो 1 घंटे भी कोई दंगा एक्स्ट्रा नहीं चल सकता साहब। अगर कोई 2 दिन दंगा चल रहा है तो मैं मानता हूँ पूरी तरह से ये प्रायोजित है, उसमें कुछ लीनियंसी रखने को कहा गया या कहीं से दबाव हुआ। भारत की सेना को आप बहुत कम आंकते हैं। जो बांग्लादेश जैसा मतलब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती है सेना, वो किसी राज्य में किसी जगह 1 घंटे में दंगा नहीं रोक सकती। किसी दंगा की हिम्मत नहीं है, बल्कि मेरे को औकात नहीं है कि वो भारत की सेना के सामने टिक जाए। प्रॉब्लम क्या है? सेना का यूज नहीं करते। तो यहाँ कौन नहीं कर रहा? जिसको आदेश देना वो नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? यानी वो चाहता है कुछ थोड़ा हिसाब बराबर हो जाए। अब वो दोनों तरफ हो सकता है। अब सर हिसाब बराबर हो जाए तो यहाँ पे तो फिर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि राजनीति को चलाने के चक्कर में ये फैसले नहीं लिए जाते। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको सीएए एनआरसी का जब ये मुद्दा उठा था, शाहीन बाग कितने टाइम तक बंद रहा था। किसान आंदोलन के टाइम पे सड़कों की सड़कें जाम हुई, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। नहीं देखिए, उससे अर्थव्यवस्था का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जिसको जो काम करना हो तो कर ही लेता है। प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप किसी की मांग है, भाई किसानों के बिल वापस लिए ना, तो क्यों आपने 700 लोगों की किसानों की शहादत होने दी? और मैंने उस समय भी कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी वाकई, मुझे नहीं मालूम उनके सलाहकार कौन है, अगर वो वाकई देश के मसीहा बनना चाहते थे तो मौका था उनके पास। क्या मौका था? गलत बिल हो गए या जो भी उन्हें लगा, किसान आकर बैठ गए, मोदी जी तुरंत वहीं चले जाते धरना स्थल पर। भाई जो उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि जी मैं वापस लेता हूँ, कि जी मेरी नियत सही थी, लेकिन मेरे भाइयों को, किसानों को पसंद नहीं है, मैं ये बिल वापस ले लूं। तो सर अगर पता क्या होता, उस दिन नरेंद्र मोदी जी के मंदिर बन जाते पूरे देश में। नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े भगवान किसानों के बन जाते। वो मौका चूक गए। 1.5 साल वो बैठे रहे, 600-700 किसानों की शहादत हो गई, बाद में बिल वापस ही लिए, ढाक के 3 पास। तो प्रॉब्लम क्या है? जिनके एडवाइजर कौन है? एग्जैक्टली। अब सीए एनआरसी अभी तक भी उसके कानून लागू नहीं हुए, उसकी रूल बुक नहीं बन रही है। तो आप सिर्फ डराना, धमकाना, जब आपको कोई काम करना है तो कर दो। दिल्ली में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी जब हारी तो मैंने इसको क्लोजली ऑब्जर्व करा। आम आदमी पार्टी के नेता जाकर बोलते थे हर जगह बीजेपी आ जाएगी अगर हमने हमें वोट नहीं दिया, बीजेपी आ जाएगी। मुस्लिम बस्तियों में भी देखा, ऑल्दो मुसलमानों ने वोट दिया फिर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को, और ज्यादातर मुस्लिम सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत गई। लेकिन जहाँ 10% था, 5% था मुस्लिम वोट, वहां उन्होंने डराने की कोशिश की, वहां वो डरे नहीं। उन्हें कोई बात नहीं, आ जाएगी तो आ जाएगी बीजेपी, एक बार बीजेपी को भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आप किसी को डर के कारण कब तक वोट ले सकते हो? चाहे हिंदू का या मुसलमान का, वो बात नहीं है। एक हद के बाद डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो कहता ठीक है मरना ही है ना, तो ठीक है, गोली से मरे या बेरोजगारी से मरे, भूख से मरे, बेहतर। पर सर अगर जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जाते, मसीहा बनते वहां पे, बिल्कुल एक सर ऐसे तो कोई भी राज्य के अंदर कोई भी एक तबका, कोई भी एक वर्ग आज अपनी मांग लेके अगर वो बैठ जाएगा सड़कों पर, और अगर हम ऐसे ही अगर सारे कानून वापस लेते रहे, ये कौन तबका डिपेंड करता है ना। किसान कोई एक वर्ग नहीं है, किसान कोई एक जाति नहीं है, किसान कोई एक धर्म नहीं है। किसान एक बहुत मतलब एक मैसेज जाता है। देश की आज भी 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। आप भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से किसानी से जुड़े रहे होंगे, मैं भी जुड़ा रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये एक इमोशनल, भाई हम खाते तो अन्न है ना, गोबर तो नहीं खाते ना, रोज रात को अन्न खाते हैं, और अन्न किसी किसान ने उगाया ही होगा। नरेंद्र मोदी भी तो रोटी खाते हैं ना, तो वो अन्न किसी किसान ने उगाया है। तो बात ये नहीं किसके लिए, मैं नहीं कहता कि कोई भी धरने पर बैठे और उसकी मांग मान लो। जिसकी मांग सही थी, या तो आप कहिए कि पहले बिल जो बनाया हमने तब सही थे हम, या बोलिए बिल वापस लिए तब सही थे। दोनों जगह तो आप सही नहीं हो सकते ना भाई। तो प्रॉब्लम क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के जो एडवाइजर्स हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो एडवाइस बाद में दी, शायद वो पहले दे देते कि भाई मोदी जी ये ज्यादा बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और किसानों की ताकत को बहुत कम समझा उन्होंने। अभी भी देश के सत्ता के बैठे लोग किसानों को नहीं समझ पा रहे हैं। किसान सिर्फ पगड़ी में दिख जाए तो पंजाब का हो गया, या हरी पगड़ी में दिख जाए तो इधर यूपी का हो गया, ऐसा नहीं है। किसान पूरे देश में है, पूरे देश का किसान। कई किसान ऐसे हैं जो थोड़े संपन्न हो गए, उनको लगता है ठीक है काम होना चाहिए, और भाई कानून वापस ले लिए। बट क्या अदानी ने काम करना छोड़ दिया? अदानी तो आज भी काम कर रहे हैं। आज भी उनके बड़े बड़े साइलोन बन रहे हैं जिनमें उनके गेहूं, आलू सब इकट्ठा हो रहा है।
तो जिस व्यापारी ने काम करना वो तो करेगा ही, कानून से करवा लो ठीक है, नहीं तो वैसे करेगा। एक बीजेपी के ऊपर ना शुरू से एक आरोप रहा है, ये पैसे वालों की पार्टी है। अंबानी बीजेपी के लिए काम करता है, अडानी बीजेपी के लिए काम करता है। जब इनकी बैठक होती है, बजट लिखा जाता है, बजट इनसे पूछ के लिखा जाता है। टाटा ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, इनसे पूछ के बजट लिखे जाते हैं। बेबुनियाद आरोप है। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं, कोई भी सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, वो किसी व्यापारी से इतना कंट्रोल में नहीं आ सकती कि वो कहेगा तो बजट बनेगा। ये तो मैं भारत पर सर ये बात तो देखो तय है, ये बात तो मैं भी इस बात को कहूंगा कि पर शायद कुछ तो ऐसा होता है। ये मैं बता सकता हूं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। अंबानी जी की बात करी, अंबानी का एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर अदानी पर आ जाएंगे। जब अंबानी जी बड़े हुए तब तो मोदी जी नहीं थे, बिल्कुल, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। और तो हमने कई मूवीज में देखा है इंदिरा गांधी जी के साथ उनका क्या एसोसिएशन रहा। तो होता क्या है, सरकार को व्यापारी भी चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक रैली में कहा ना कि मैं व्यापारियों के विरोध में नहीं हूं, मैं कैपिटलिज्म के भी विरोध में नहीं हूं, पूंजीवाद भी हो एक हद तक, लेकिन क्रॉनी कैपिटलिज्म जो कुछ हाथों में पूंजी आ रही है उसके खिलाफ हूं मैं। तो देश में एक अंबानी अदानी क्यों हो, 1 लाख अंबानी अदानी क्यों नहीं होने चाहिए? देश में 1 लाख टाटा बिरला जैसे लोग क्यों नहीं होने चाहिए? उसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। और अगर सरकार किसी एक व्यापारी को या सब कुछ, देखिए पोर्ट भी अदानी को, एयरपोर्ट भी अदानी को, अब सेबों के बाग भी अदानी को, सीमेंट भी अदानी, अब सब चीज अदानी देगा तो क्या होगा? जनता के बीच में एक परसेप्शन जाएगा, जो आपने बोल दिया, आपने कहा पढ़ा कि भाई एक परसेप्शन बन गया कि हर चीज अदानी को जा रही है। तो उस मोनोपोली को तोड़ना जिम्मेदारी सरकार की है, भारत के संविधान के हिसाब से भी। और जो हमारी ट्रेड प्रैक्टिस है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में भी आता है कि अगर कोई मोनोपोली कर रही है कंपनी तो उसको तोड़ा जाए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के भी खिलाफ है। पर सर ये जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, पर ये जो लोग होते हैं ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के साथ भी खेल कर जाते हैं। देखिए मतलब मैं आपको खेल बताता हूं कैसे। एक मार्केट में टेंडर निकलता है 2000 करोड़ का, वरुण खट्टर 2000 करोड़ का टेंडर नहीं भर सकता, उसके लिए लिमिट है, इतनी टर्नओवर, मेरे टर्नओवर या मेरे पास 2000 करोड़ नहीं है। और वो टेंडर जो है वो ई टेंडर है, जहां तक मैं समझता हूं। अब कुछ भी कागजों का नहीं रहा, सब ई टेंडर है। उस 2000 करोड़ की जो मिनिमम बिड स्टार्ट होती है वो 2000, मतलब उस टेंडर की 2000 करोड़ से मिनिमम बिड स्टार्ट होती है। तो सर इसमें तो इन पार्टीज, ये जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इनकी तो कोई गलती ही नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास 10,000 करोड़ है तो मैं 10,000 करोड़ वाली ही बातें करूंगा। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करें, और करना भी, मतलब ऐसा बोलना भी गलत होगा कि वो बड़ा चीज छोड़ दें। बात यह है कि सुई भी टाटा बनाए और जहाज भी टाटा बनाए, ये तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल। सुई का टेंडर क्यों 2000 करोड़ का निकालना है? क्या वो 20 करोड़ का टेंडर नहीं हो सकता कि जो वरुण या मैं ले लें? प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो टेंडरिंग हो रहा है या जो सिस्टम हो रहा है, जैसे पहले हमारा कुटीर उद्योग था, लघु उद्योग था, उस पर सरकारों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। और सरकार की जो, और सरकार के हम तो हितैषी हैं, तभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सरकार को बेरोजगारी को समाप्त अगर करना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही समाप्त हो सकती है। रोजगार देना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। हर कोई पकौड़े तले, हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, वो संभव नहीं है वरुण, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें सरकारों को ये ऐसे माहौल बनाना पड़ेगा कि कुछ इंडस्ट्री बड़े लोगों के लिए बैन करें कि भाई बड़ी कंपनियां इनमें नहीं आएंगी, वो सिर्फ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में चलेंगी, छोटी मशीनरी, और उसमें सब्सिडी मिले, उसमें सपोर्ट सिस्टम मिले, उसमें चाइना की तरह। अब चाइना क्या करता है, चाइना क्या फैक्ट्री लगाई आप, तो चाइना क्या कहेगा, आपको लैंड मिलेगा सब्सिडाइज रेट पे। कितना सब्सिडाइज? 25% रेट पर। 1 करोड़ की जमीन 25 लाख में। आपको बिजली कनेक्शन, लाइसेंस, सब सिंगल विंडो सिस्टम, एक ही जगह जाएगी, सारी चीज वहां अवेलेबल। आप अगर लेबर रखते हैं लोकल एरिया से, मान लीजिए आप नोएडा में रहते हैं और नोएडा से लेबर रहते हैं, तो आपको लेबर पर भी, सैलरी पर 20% सब्सिडी मिलेगी। तो होगा क्या, हर देहात में, गांव में, मैं जैसे अमरोहा से बिलोंग करता हूं, अमरोहा में एक फैक्ट्री लग जाए, वहीं के लोगों को रोजगार मिल जाए उस फैक्ट्री में, उनकी बेरोजगारी भी समाप्त हो जाए और कंपनी को काम भी मिल जाए। अब हम अपने पॉडकास्ट के अंत की तरफ जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, जिस सवाल को जी, हर पॉलिटिकल पार्टी का इस सवाल का जवाब चाहती है, अगला चेहरा कौन? क्योंकि सर देखिए, नहीं आप क्या चाह रहे हैं, मोदी जी रिटायर हो जाए? देखिए, रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ सभी को लेनी पड़ेगी। अच्छा, हमें भी लेनी पड़ेगी, आपको भी लेनी पड़ेगी। नहीं तो अभी आप ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी कब रिटायर होंगे, और मोदी जी कब रिटायर होंगे
और उनका अगला चेहरा उत्तराधिकारी भारतीय कौन जनता होगा? पार्टी का कौन होगा? उत्तराधिकारी तो बीजेपी में है ही नहीं। ये तो गरमा जाएगा माहौल उत्तराधिकारी से। तो कौन कौन बीजेपी होगा? का अगला चेहरा आप किसे समझते हैं? दुनिया कहती है, पूरा वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, सारी यूरोपियन कंट्रीज सब ये कहते हैं अगला चेहरा कौन? देखिए ऐसा है, ये तो बीजेपी तय करेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमारे सामने जो चेहरे हैं वर्तमान में, अगर हम बात करें उनकी, पहले तो मोदी जी अभी कोई हाल फिलहाल में रिटायर होने वाले नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ये बताने के लिए। कई लोगों ने बोला कि जी मोदी जी ने फॉर्मूला दिया था कि 75 वर्ष में एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाए, और इस साल 2025 में। मैं अगला सवाल मैं यही पूछ रहा था कि जी ये कहा गया भी बीजेपी की तरफ से ही था, 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या वो रिटायर होंगे? देखिए कुछ फार्मूले अपने लिए नहीं होते, वो दूसरों के लिए होते हैं। तो ये फार्मूला मोदी जी पर फिट नहीं होगा मुझे लगता है। वैसे अगर कर देते हैं बाई चांस 0.1% अगर मोदी जी ऐसा कर दें, तो फिर एक उनकी मसीहा की छवि बन जाएगी कि यार कोई व्यक्ति सत्ता छोड़ भी सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि प्रधानमंत्री पद इसलिए त्याग दिया क्योंकि अपनी कमिटमेंट थी। बट राजनीति में उतने बड़े आदर्श है, राजनीति में पावर से दूर नहीं रह सकते। नहीं, उतनी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि राजनीति इतनी आदर्श हो जाए कि मोदी जी ने जो रूल बनाया वो पद में रहते रिटायर हो जाए, वो तो नहीं होगा। रही बात, हाँ ये बात सही है आपकी कि कभी ना कभी तो जाना ही है, दुनिया भी छोड़ कर जाना पड़ेगा हम सबको ही, और राजनीति से भी संन्यास लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी शायद एक टर्म तो ये पूरा कर ही लेंगे, अगर सरकार बीच में नहीं गिरती है, जिसकी संभावना थोड़ी बहुत है, क्योंकि बैसाखियों पर सरकार चल रही है तो गिर भी सकती है। लेकिन अगले टर्म में शायद नया चेहरा बीजेपी को देना पड़ेगा। अब सवाल है सर, सवाल ये है कि वो नया चेहरा कौन होगा, क्योंकि उस नए चेहरे के जो दावेदारी रखने वाले नहीं ज्यादा नहीं सारे लोग हैं। नहीं ज्यादा नहीं है बीजेपी में। देखिए योगी जी के अलावा बताइए सेकंड नाम कौन है दावेदारी रखने वाला, क्योंकि जितने 5 साल बाद ये सब जो। सर मैं तो राजनाथ सिंह जी की भी बात राजनाथ सिंह जी तो उम्र और मोदी जी से ज्यादा है, तो वैसे नहीं, पर अगर ये फॉर्मूला अगर उनका 75 साल वाला अगर नहीं मोदी जी होता, पे तो नहीं होगा, बाकियों पर तो हो सकता है ना यार। लेकिन मैं कहता हूं, देखिए या तो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी उस रेंज में, या योगी जी हैं, ये दो हैं चेहरे। और दोनों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी मुझे लग रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी जी के साथ प्लस पॉइंट क्या रहा, एक तो उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग था, और ऑल्दो गुजराती हैं वो, और मैं बार बार बोलता हूँ कि गुजरात में मैं गया हूँ, गुजरात अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैंने सूरत में काम किया, अहमदाबाद में काम किया, वडोदरा गया, वहाँ की टोन से पता चलता है कि गुजराती है, हिंदी भी बोलेगा तो। मोदी जी ने सोचिए कितनी मेहनत की होगी कि उन्होंने अपनी टोन भी बदली है, वो बिल्कुल लगते हैं कि हिंदी बेल्ट में पैदा हुए। तो वो नरेंद्र मोदी जैसा कम्युनिकेटर दोनों में से कोई नहीं है। अमित शाह भी अच्छा बोल लेते हैं, योगी भी अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन कंपेयर जब मोदी जी से करें तो मतलब एक एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, पॉलिटिकल ट्रेनर मैं बता सकता हूँ कितना डिफरेंस है। मतलब 20 और 15 का डिफरेंस है, यानी 18-19 का गैप नहीं है, गैप बहुत बड़ा है। और वो उनसे मतलब इन दोनों से ज्यादा बेहतर राहुल गांधी बोलते हैं। तो अगर जनता को कम्युनिकेटर चुनना हुआ तो उधर भी है कम्युनिकेटर। तो एक तो ये दिक्कत आएगी, अच्छा कम्युनिकेटर कोई नहीं है अभी इन दोनों में। दूसरा, जो भारत की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूम रही है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो मुद्दा उठा रहे हैं जातिगत जनगणना का, अगर इसको बीजेपी ने जल्दी सॉल्व नहीं किया तो योगी जी क्योंकि अपर कास्ट से आते हैं तो शायद उनके लिए बड़ा चैलेंज आएगा। ऑल्दो अमित शाह जी हैं जैन कम्युनिटी से, लेकिन उनके लिए भी एक चैलेंज रहेगा। सर आप एक पॉलिटिकल ट्रेनर है, हमने प्रवक्ता की बात करी, अब सर मैं अब एक सवाल है वो मानसिकता की बात करता हूँ। परसों ही चाय पर एक हमारे साहब हैं, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी। सर योगी आदित्यनाथ जी की जो विचारधारा है वो थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा। मतलब अगर वो किसी चीज को करेंगे तो वो इतना आगे कर जाएंगे कि वो वहां पे थोड़ा सा पॉज लगना मुश्किल हो जाता है। मैं मानता हूं यूपी की व्यवस्था थोड़ी सी अलग है भारत की व्यवस्था से, पर एक गाड़ी चल रही थी, गाड़ी पलट गई और एनकाउंटर हो गया। नहीं देखिए, ये तो जैसे अनुज चौधरी जी का भी अभी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहलवान आदमी है, बोल जाता। मतलब आपको लगता है कि आप, मैं यूपी से नहीं, मैं उनको एक फेस की तरह सोचता हूं कि एक मेरा राष्ट्र का नेता, एक मेरा प्रधानमंत्री, योगी जी अगर इस लेवल पर आप देखें तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो फिट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी प्रधानमंत्री बने, मतलब कहना नहीं चाहिए जो उतने कैपेबल भी नहीं थे बन गए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सब चीज तो नहीं है, वो सब गुण है योगी जी में, और बल्कि ठीक है अगर वो बनते हैं, बीजेपी तय करेगी। प्रॉब्लम क्या है कि जो योगी जी के बारे में परसेप्शन बनाया जा रहा है और जो वास्तविकता है उसमें मुझे लगता है कि जमीन आसमान का फर्क है। वो योगी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई आप गलत करोगे तो यूपी में रहोगे नहीं।
तो यार ये तो कोई भी अगर योगी जी के भगवा कलर ना होके हरे रंग के कपड़े पहन के बोले तो आपको सही लगेगी ये वाली स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अगर ओवैसी देने लग जाए, कोई और देने लग, सही लगेगी, क्योंकि वो आप उन्हें सिर्फ भगवा में है या वो हिंदुओं की बात करते हैं या एक वो मठ के मठाधीश रहे, सिर्फ इसलिए आप उन्हें गलत कह रहे हो। ये तो आम भी कहेंगे कि भाई कोई क्रिमिनल नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। अब क्रिमिनल की आप जाति या धर्म देखकर करो तो गलत है। भाई योगी जी अगर सिर्फ मुसलमान क्रिमिनल के साथ ऐसा करें और हिंदू के साथ ना करें या दूसरे अपनी जाति के ना करें तो गलत है, अगर वो ऐसा भेदभाव करते हैं। अगर वो सबके साथ क्रिमिनल को समाप्त करना चाहते हैं, क्राइम को दूर करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहते हैं, तो इसमें तो कोई बुराई किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। और रही बात छवि की, तो इनसे ज्यादा कट्टर छवि तो नरेंद्र मोदी जी की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वो छवि भी बदली। तो जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसको फिर अडेप्टेबिलिटी बदलना पड़ता है। और योगी जी की अभी तो ये एज बहुत है, मतलब अभी आगे समय बचा है योगी जी के पास, तो योगी जी भी बन सकते हैं, संभावना है। लेकिन मुझे लगता है जो जाति और ये जाति का जनगणना का मुद्दा है ना, ये बीजेपी को लिए कहीं ना कहीं फंसेगा, क्योंकि भारत जातियों में बटा हुआ है और जाति की लड़ाई बड़ी लड़ाई है। तो जाति का जनगणना करानी पड़ेगी नरेंद्र मोदी जी को, या तो बीजेपी। सर मैं आपसे एक चेहरा मांगता हूँ, आप क्या चाहते हैं? देखिए हर इंसान का एक होता है। मैं आपसे अगर पूछना चाहता हूँ कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को आप किसको देखते हैं? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ, मैं तो जैसे जो लोहिया साहब ने कहा था, मैं तो उन्हीं की बात कहूंगा कि सत्ता रोटी की तरह होती है, पलटती रहनी चाहिए। अगर एक ही तरह रहेगी तो जल जाएगी। तो मैं तो चाहूंगा सत्ता बदलनी चाहिए। 15 साल, देखिए किसी भी नेता के लिए जितने आइडियाज थॉट्स होते हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए 15 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। तो जो पहले 5 साल में कुछ योजनाएं इम्प्लीमेंट हो गई, अगले में हो गई, जो रह गई अब हो जाएंगी। 15 वर्ष के बाद सत्ता बदल जानी चाहिए। राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए। देखते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री होंगे ये तो पहले नहीं बताया जा सकता था, बनने के बाद ही हम आज देख पा रहे हैं। और समीक्षा किसी की पद की होती है जब वो पद से उतर जाता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जब भी, फिर हम शायद इस पर डिस्कस करेंगे कि इनका कार्यकाल कैसा रहा। जैसे आज मैं कहूँ कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, स्वीकार करना पड़ेगा। व्यापार की स्थिति खराब है, बड़ा मुद्दा है, स्वीकार करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं और मुझे लगता है राहुल गांधी इन पे बात कर रहे हैं तो शायद उन्हें मौका मिलेगा। और जिस हिसाब से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है लगातार, आप देखिए, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही एक पोल डाला कि देश में इस समय सबसे मजबूत नेता कौन है। 1.5 लाख लोगों ने वोट किया, नहीं 1.9 लाख, लगभग 2 लाख लोगों ने वोट किया, जिसमें से 70% ने नरेंद्र मोदी की बजाय राहुल गांधी को चुना। अरे अच्छे वक्ता के रूप में, मतलब क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। वही बात है जो 2013 में नरेंद्र मोदी थे ना, 2013 वाले नरेंद्र मोदी में आज 2025 में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं कि वो सरकार पर अटैक करना, वैसे ही जीएसटी के विरोध में थे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी बात करते थे कि भाई इकोनॉमी पे बात हो, डॉलर गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है। आज तो जब 65 पे गिरता था तो आज तो 85 हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है, वो नरेंद्र मोदी जो विपक्ष में थे, नरेंद्र मोदी आज वही रोल में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे और सत्ता में आए, तो मैं तो श्योर हूँ कि आज नहीं तो कल राहुल गांधी विल गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो लीड करेंगे। तो क्यों हिसाब से अभी शायद दिल्ली समय लग सकता है, अभी दिल्ली दूर समय लग सकता है। ठीक सर, अगला जो एक मेरा सवाल है वो एक क्लाउन होता है, मतलब उसको कहते हैं कि ये सवाल उठाने वाला इंसान ही जोकर होता है, क्लाउन होता है। तो सर वो सवाल है ईवीएम का। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे जोकर होता है। नहीं, मतलब कहा जाता है कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम बहुत बढ़िया काम कर रहा होता है, जब आप हारते हैं तब ईवीएम खराब हो जाता है, और तब इस बात के ऊपर ठहाके लगाए जाते हैं। नहीं देखिए, ऐसा तो सर ईवीएम की स्टोरी क्या है? मैं जितना जानता हूं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। मेरा बिल्कुल पूरा विश्वास है इस पर, क्योंकि जो इलेक्शन मैकेनिज्म को, सिस्टम को नहीं जानते हैं वो बोल सकते हैं ईवीएम हैक हो सकती है। पहले आप बोलते थे ईवीएम हैक होती है, चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, होती है। अब आप कहते हो कि वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ होती है, तो एक आदमी 2 काम क्यों करेगा? वोटिंग लिस्ट में भी गड़बड़ करे, ईवीएम भी हैक करे। और ईवीएम हर बूथ पर एक एक मशीन तो लगती है, एक एक रिजर्व में रखी जाती है, और बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं उसमें। और बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, जेवीएल नरसिम्हन बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने किताब लिखी है हाउ ईवीएम हैक्ड। तो ये आरोप कांग्रेस के नहीं है, ये आरोप विपक्ष के नहीं है, बीजेपी के आरोप है। बीजेपी ही सबसे पहले कहती थी कि ईवीएम हैक होती है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर आडवाणी जी ने जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब का प्रीफेस लिखा है, उन्होंने बोला कि हाँ ईवीएम हैक होती है। उस मुद्दे को आज कांग्रेस उठा रही है।
लेकिन मैं कहता हूँ हैक होती नहीं होती, मेरा परसेप्शन या आपके से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जनता के मन में ये विचार है तो क्या करो, 2 ऑप्शन दे दो। प्रॉब्लम पे बात नहीं करते ना, सोल्यूशन करते हैं। हाँ, सोल्यूशन। बूथ में जाओ भाई, इधर बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है, इधर ईवीएम से भी हो रही है। हर वोटर को चॉइस दे दो, आप इधर दोगे कि इधर दोगे, बात खत्म होती है। वैसे भी तो अभी भी तो बैलेट से हो ही रही है ना, पोस्टल बैलेट आते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट होते हैं, बैलेट तो भी काउंट होते हैं। क्या होगा, थोड़े बैलेट और बढ़ जाएंगे, पता भी चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम को, क्योंकि बीजेपी और बहुत सारे बीजेपी के समर्थक इसको डिफेंड करने लगते हैं, इसलिए जनता के उनमें और शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे हरियाणा का एग्जांपल लो कि लोगों को लगा यार क्या गड़बड़ हुई, अरे भाई वहां आरएसएस ने मैन टू मैन मार्किंग की है। बीजेपी चुनाव ग्राम प्रधान की तरह लड़ रही थी वो, क्योंकि उन्हें पता था जीतना है, तो जीत गए। और कुछ कांग्रेस की गलतियां रही। तो मतलब ये बात अगर मैं यहां तक कहूं कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो ईवीएम को हैक कर सकता है। ऐसा नहीं कह सकते नहीं है। कुछ बूथों पर कई किसी विधानसभा में हो सकता है कोई बंदा 10-20 करोड़ रुपए लगा के तैयार हो जाए, तो वो एक बूथ पर या एक विधानसभा पर या कुछ विधानसभा पे कर ले। बट मैं बाय लार्ज पूरे नेशनल लेवल पे ये चीज मुमकिन नहीं है मेरे हिसाब से। जहां पे कानून, मैंने जितना उसको स्टडी कर लिया, और जो लोग ईवीएम पर अनाप्शन आप बोल भी रहे हैं उनकी पूरी स्टडी कर लिया, सब कर लिया, उनके तथ्यों में उतना दम नहीं है। उन्हें अपने तथ्यों को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और भाई अमेरिका कहता है अगर हम बैलेट पेपर से वोटिंग करें, ईवीएम से ना करें, समझ में आती है, उनकी आबादी कम है, उनका वोटिंग आबादी कम है, 100 करोड़ लोगों ने वोट देना है, आप कब तक बैलेट से करेंगे? फिर भी ऑप्शन दे दो। और आने वाले समय ऑनलाइन वोटिंग भी आएगी और मोबाइल वोटिंग भी आएगी, तो हम सब पे शक करते रहोगे। तो अगर ईवीएम में किसी को शक है तो भैया बैलेट से जाके वोट दे दे। ऑप्शन होनी चाहिए, ऑप्शन दे दोगे तो ये शक खत्म हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं दोगे और शक बना रहेगा। और अगर फिर भी करना है तो किसी एक विधानसभा में ट्रायल कर लिया जाए। भाई हो सकता है हम ही गलत कह रहे हो, किसी एक राज्य की विधानसभा की 2 विधानसभाओं में बैलेट से वोटिंग करा लो, या एक पूरे विधानसभा के चुनाव करा लो बैलेट से, तो आइडिया लग जाएगा। सर अब मैं ना इस पॉडकास्ट के आखिरी सवाल की तरफ आता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत को अभी तक भी नहीं समझ पाए, और शायद मैं जहां तक समझता हूं बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत को समझ ही नहीं पा रही है। नहीं, समझ तो रही है बट यूज नहीं कर पा रही है। समझ भी रही है या यूज, उस आइडिया का भी सर क्या काम जो इम्प्लीमेंट ना हो पाए। मैं ये कहता हूं सर, बीइंग अ पॉलिटिकल ट्रेनर, ठीक है, मैं आपके विषय के जो ये, क्या बीजेपी एक सोशल मीडिया की पार्टी है? बीजेपी की सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी पकड़ है, और मेरे को जहां तक लगता है कि कोई भी विरोधी शायद उसके आसपास पहुंच भी नहीं पा रहा। तो इस चीज को बीजेपी ने जो एक फंडा था वो क्रैक कर लिया, जो बाकी लोग नहीं क्रैक कर पा रहे। ये जो बात आप बोल रहे हो ये शायद 2000 तक ठीक थी सर। मैं क्योंकि ना इसका एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैंने एक वो बयान सुना है कि जिसके अंदर राहुल गांधी जी को पप्पू इसीलिए बना दिया गया था क्योंकि वो आलू डालते थे और सोलह निकालते थे। पर अगर लोग उस बयान के बारे, अगर उसको सुनेंगे, उस बयान को, मोदी जी का एग्जांपल दिया है ना, अगर उस लोग उस बयान को सुनेंगे तो शायद वो बयान ऐसा नहीं था। नहीं, वो ये बयान कब का, देखो ये भी मैं बात कर रहा हूँ ना, 2019-20 की बात है। 2020 तक तो बीजेपी का सोशल मीडिया पर पकड़ बहुत अच्छा था। अभी उनका मेन स्ट्रीम मीडिया में पकड़ अच्छा है, बट सोशल मीडिया से बीजेपी ट्रेलिंग कर रही है। इतनी ज्यादा ट्रेलिंग में है कि आप ये समझिए कि यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी को वीडियो डालते हैं सेम डे पर, 10 टाइम ज्यादा व्यूज राहुल गांधी की वीडियोस पर है। मुझे नहीं मालूम आपने फॉलो किया कि नहीं किया। इंस्टाग्राम पर जाइए, आप ट्विटर पर जाइए, नरेंद्र मोदी जी की टाइमलाइन पर जाइए, बीजेपी की टाइमलाइन पर जाइए, जितने कमेंट्स, जितनी शेयरिंग है उससे ज्यादा राहुल गांधी पर है। पिछले 2-3 साल में सोशल मीडिया ने बहुत पिक किया है कांग्रेस ने। अपोजिशन का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और सोशल मीडिया पर क्योंकि बहुत बेरोजगार लोग हैं, बहुत बीजेपी के समर्थक रहे, वो अब नहीं है उनके समर्थक, क्योंकि वही सोशल मीडिया का यूथ था 2014 में जो इनका समर्थन कर रहा था, और आज वो बेरोजगार है तो अब वो गाली दे रहा है। तो अब तो कई एक यूट्यूब पर तो मन की बात में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी के चैनल से या बीजेपी के चैनल से लाइक या डिसलाइक का बटन हटा दिया, क्योंकि लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ गए थे उस पर। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं मालूम आप फॉलो करते नहीं करते, इसको देखिए। तो यूट्यूब पर इतनी भयंकर बेइज्जती हुई कि लाइक डिसलाइक का ऑप्शन बंद करना पड़ा उन्हें, कि लोग डिसलाइक ज्यादा कर रहे हैं। तो समस्या क्या आ रही है कि लोगों को समझ में आया कि परसेप्शन बनाया गया, और हमें वो जो बोला था वो डिलीवर नहीं हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि ये मुद्दे नहीं उठा रहा, उस समय पर 2G की बात होती थी, कोल की बात होती थी। आज लोग कहते हैं कोई घोटाला नहीं है। अरे घोटाला तो बहुत है, उठा कौन रहा है, किसकी हिम्मत है? कौन सा एंकर है जो ये कहेगा कि यहाँ गड़बड़ हो रही है? कौन बोलेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई पैसे की? क्योंकि कोई सवाल नहीं कर रहा है।
तो जब सवाल करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, आप जनता को वो जानकारी नहीं देना चाह रहे जो पहुंच रही है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया स्ट्रांग है, गांव गांव तक पहुंच रही हैं चीजें, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, बाकी माध्यम से चीजें पहुंच रही हैं। इसीलिए 240 आई हैं, 400 पार से 240, 303 से 240। और अभी भी नहीं समझे, अगर बीजेपी के लोग शायद हमें अपना दुश्मन मानते हो या विरोधी माने, हम हितैषी हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो हम तो ये सच्चाई बता रहे हैं कि आज ग्राउंड पर परिस्थिति अच्छी नहीं है और उसको ठीक करना भी पड़ेगा। भले ही आप बाकी मुद्दों पर काम करिए, लेकिन मेन महंगाई, मेन बेरोजगारी, व्यापारी, इन पर ध्यान जरूर दीजिए। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट के अंत में पहुंच चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि हमने जो भी सवाल पूछे, आप उन सवालों को बिना जज किए आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे। हमारा किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ हमारा एक इंक्लिनेशन या झुकाव नहीं है। हमने बहुत निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को रखा और मैं शाहनवाज सर का आभारी हूं कि इन्होंने हर एक मुद्दे को इतनी गहराई से समझाया और इतनी बेबाकी से जवाब दिया कि मैं शायद इन जवाबों के इस प्रकार के उत्तर शायद मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था। यही एक विचारधारा होती है, यही एक निष्पक्षता होती है। इस पॉडकास्ट के बाद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, हर चाय की टपरी पर, नुक्कड़ पर, गली पर जो भी चर्चे होते हैं, आज उन सब बातों का जवाब सर ने बहुत बड़े दिल से, निष्पक्षता से दिया। और इसी के साथ वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा चैनल है द सोसाइटी स्पीक्स, उसको प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भर भर के अपना प्यार दीजिएगा। और मैं सर से भी एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा कुछ कहें। और जहां भी आप इसको सुन रहे हैं जरूर उनको सपोर्ट करिए। ऐसे सभी लोग जो इस तरह की किसी भी सामाजिक मुद्दे पर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें उनका समर्थन करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा काम किया जा रहा है तो जरूर अप्रिशिएट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।